Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you in this video and today I am giving you the third lecture of this chapter. The chapter is the some basic concepts of national income. सबसे पहले मैंने आपको सेकंड वीडियो में अपना जो क्वेश्चन आपसे पूछा था प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स के ऊपर, उसका आंसर आपके साथ डिस्कस करूंगी. द क्वेश्चन ऑफ इज all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital good. ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है. all producer goods are capital goods and all capital goods are producer goods comment. नाउ मैंने आपको प्रोड्यूसर गुड्स की जो है वो आगे उसके दो पॉइंट्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे. सो हमने अब दो क्वेश्चन के पर कमेंट करना है क्या ये स्टेटमेंट राइट है, और इस क्वेश्चन की फॉर्म में हमने कमेंट करना है क्या ये स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है. अगर रॉन्ग है तो क्या रीजन है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि हमारा प्रोड्यूसर गुड्स जो है उसमें दो कैटेगरीज आती हैं. एक तो इंटरमीडिएट और सेकंड हमने किया था कैपिटल गुड्स. अब आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स में तो दोनों ही इंक्लूडेड है, इंटरमीडिएट एंड कैपिटल. बट कैपिटल गुड्स जो हैं उसमें इंटरमीडिएट इंक्लूडेड नहीं है. सो हमारा आंसर क्या है कि ऑल कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हो सकती हैं, ठीक है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स अकेली कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में इंटरमीडिएट भी इंक्लूडेड है. सो आंसर इज all capital goods are producer goods but all producer goods are not capital goods because it also includes intermediate or raw material, right? So now please note down this point. Yes, now we will come to our next concept, that is factor income or payment, transfer income or payment. फैक्टर इनकम और पेमेंट. और नेक्स्ट कंसेप्ट जो साथ में हमारा चलेगा दैट इज ट्रांसफर इनकम और पेमेंट. अब यहां पर मैं इनकम और पेमेंट साइड बाय साइड लेकर चल रही हूं. इनकम का मतलब है जो पर्सन इसको रिसीव करेगा और पेमेंट का मतलब है कि जो पर्सन इसको पे करेगा. सो कई बार क्वेश्चन में हमें पेमेंट साइड की तरफ से भी देखना पड़ता है और रिसिप्ट साइड की तरफ से भी देखना पड़ता है, क्योंकि आगे जाकर जो हमने अपने नेशनल इनकम के मेथड्स करने हैं उसमें हमने अलग अलग मेथड्स करने हैं. इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनकम मेथड करेंगे, एक्सपेंडिचर पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो करेंगे. सो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो एक्सप्लेन करूँगी. सो अभी हमारे पास जो कंसेप्ट है डेट इज फैक्टर इनकम और पेमेंट. नाउ नेम से ही क्लियर है फैक्टर इनकम. फैक्टर हमारे कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. सो इनको मिलने वाली जो इनकम है वो क्या है? फैक्टर इनकम है. और जो बंदा इसको पे कर रहा है तो उसके लिए वो फैक्टर पेमेंट है. सो लैंड के बदले हम क्या पे करते हैं? रेंट. लेबर को क्या पे करते हैं? वेजेस. कैपिटल के ऊपर क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर क्या रिसीव करता है? प्रॉफिट. सो ये जो सारे हमारे हैं रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारी हमारी क्या है? फैक्टर इनकम. सो इन सबको जब हम ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास फैक्टर इनकम, टोटल फैक्टर इनकम जो है वो हमारे पास आ जाएगी. बट नेशनल इनकम में हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो हमारा होता है नेट फैक्टर इनकम. नेट फैक्टर इनकम.
फैक्टर इनकम, अब यहाँ पर नेट वर्ड आ गया। नेट फैक्टर इनकम का मतलब क्या है? अब ये जो इनकम है ये हमारी कंट्री में कुछ लोग जो फॉरेन से आए हुए हैं वो रिसीव करते हैं, हमारी कंट्री में से कुछ लोग जो फॉरेन में गए हुए हैं वो वहाँ पर इनकम रिसीव करते हैं। सो जो नेट जो हम निकालेंगे उसमें हम क्या करते हैं कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कि जो इनकम हमें बाहर से आने वाली है उसमें से हमने जो इनकम पे की है तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट। सो नेट फैक्टर इनकम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू। सो जो टर्म हम अपने नेशनल इनकम में मेथड्स में कैलकुलेट करते हैं वो यही है, नेट फैक्टर इनकम। सो नेट फैक्टर इनकम कैसे लिखेंगे? इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। नाउ कम टू अवर ट्रांसफर इनकम। नाउ ट्रांसफर इनकम का क्या मतलब है, जब ट्रांसफर पेमेंट का क्या मतलब है? फैक्टर इनकम जो है वो अर्नड इनकम है, अर्नड इनकम जिसको हमने खुद अर्न किया है। ट्रांसफर इनकम जो है वो अनअर्न्ड इनकम है। ट्रांसफर इनकम एक तरह का अनअर्न्ड इनकम है क्योंकि इसमें ज़्यादातर हेल्प के लिए जो हम आगे अमाउंट जो है पे करते हैं वो कुछ भी हो सकता है, डोनेशंस, चैरिटी, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन। तो ये जो टर्म्स हैं ये सारी हमारी ट्रांसफर इनकम में आती है। अब इस चीज़ को स्टडी करने का क्या मकसद है कि जब हम अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तो हम ट्रांसफ़र इनकम को ऐड नहीं करते। ट्रांसफ़र इनकम जो है वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद अवर फैक्टर इनकम। हमने अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में सिर्फ फैक्टर इनकम्स को ही लेना होता है क्योंकि फैक्टर इनकम्स ही हैं जो कि आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी हेल्प करती है। कोई भी ऐसी वन साइडेड पेमेंट और वन साइडेड इनकम जो सिर्फ एक जो है वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है या ली गई है तो ऐसी इनकम को हमने नेशनल इनकम में ऐड नहीं करना। सो वो इनकम जो कि वेलफेयर के लिए हैं, वन साइडेड हैं, अनअर्न्ड है, उनको हम ट्रांसफ़र इनकम का नाम देते हैं जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही इंक्लूडेड होंगे। नाउ प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। यस, अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का क्या मतलब है? डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी का नाम भी देते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी। सो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब है कि हमारी इकॉनमी, फॉर एग्जांपल इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है तो हम उसे डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। सो डोमेस्टिक टेरिटरी कंसेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाकर हमने जो कैलकुलेशंस करनी है वो हमने कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो जब हमने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो कौन कौन सी चीज़ों को हमने इंक्लूड करना है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने एक्सक्लूड करना है कि जब हमने डोमेस्टिक जो इनकम जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेशन करने के लिए हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर विद इन
जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो रेजिडेंट है, चाहे वो हमारा नॉन रेजिडेंट है, उसकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होती है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने लेनी है, बेसिकली तो वही हमने पहले तो लेनी है कि जो विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज है, कि हमारी डोमेस्टिक बाउंड्रीज में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उसकी वैल्यू जो है वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। सेकंड पॉइंट जो हमारा आ जाता है, सेकंड पॉइंट में आएगा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। अब कई शिपिंग वेसल्स हैं जो हमारे इंडिया से बाहर ओशंस में जाती हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो कहीं किसी और कंट्री के साथ की बाउंड्रीज के साथ जो ओशंस लगते हैं वहाँ पर भी मूव कर रही हैं। अब ये जो जितने भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जो कि, तो इनकी इनकम कहाँ पर जुड़ेगी, तो इसका आंसर यही है कि वो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स जिस कंट्री के साथ रिलेटेड है उनकी इनकम जो है उसी कंट्री में जो है जुड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे इंडिया का कोई एयरक्राफ्ट है जो यूएसए में मूव करने गया है काम के लिए, कुछ भी हमारे प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए गया है और वहाँ से फिर वो दोबारा इंडिया में आ रहा है, तो उसकी इनकम जो है वो इंडिया में ही इंक्लूडेड होगी। इसी तरह यूएसए के जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, जो भी एयरक्राफ्ट्स हैं, जो शिपिंग वेसल्स हैं, वो जिस कंट्री के साथ रिलेट कर रहे हैं उनकी इनकम उन्हीं की कंट्री में ही एड अप होगी। नाउ थर्ड पॉइंट इज लाइक बैंक्स वगैरह अगर आ जाते हैं, अब हमारी कंट्री में कई फॉरेन बैंक्स हैं और फॉरेन में कई हमारे इंडिया के बैंक्स की ब्रांचेस हैं। अगर इंडिया में कोई फॉरेन बैंक है, यूएसए का बैंक है या कोई यूके का बैंक है, तो उसकी इनकम हमारी टेरिटरी के अंदर ही जुड़ेगी। और अगर हमारे इंडियन बैंक कहीं फॉरेन बैंक में है, कंट्री में है, तो वो जो है उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का पार्ट है, तो उस बैंक की इनकम जो है फॉरेन में ही एड अप की जाएगी। अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एक एक्सेप्शन भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस कई चीज़ों को हम एक्सक्लूड भी करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारी इंडिया के टेरिटरी का ही पार्ट है। नो डाउट जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर या बाउंड्रीज के अंदर, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स के बारे में आपको मैंने बताया, बैंक्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये सारी इनकम जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बट अब जो पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आ जाती है एम्बेसीज, साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, इमिग्रेशन ऑफिसेस। इसके अलावा ये ए पार्ट, बी पार्ट में आ जाते हैं WTO के ऑफिसेस, IMF के अगर ऑफिसेस हैं। तो ये जो सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके जो पार्ट्स हैं, जो इनके जो ऑफिसेज हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर कोई फॉरेन एम्बेसी हमारे इंडिया में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल यूके की एम्बेसी हमारे इंडिया में है, तो उसकी इनकम हमारे इंडिया में नहीं एड अप होगी, क्योंकि वो यूके की एम्बेसी है तो उसकी इनकम यूके में ऐड होगी। इसी तरह अगर हमारी कोई इंडियन एम्बेसी यूके में सिचुएटेड है, तो जब हमने अपने डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करना है, तो हमारी एम्बेसी जो यूके में सिचुएटेड है उसकी इनकम हमारे इंडिया में एड अप होगी। इसी तरह अगर WTO के ऑफिस हैं, IMF के कोई ऑफिस हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च हैं, तो ये सारे जो इंस्टीट्यूट हैं या इनके ऑफिस हैं, इनकी इनकम अपनी रिलेटेड कंट्री में ही एड अप होगी।
सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एमसीक्यूज में या 3 मार्क्स में भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है. सो नाउ प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स. यस, नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेजिडेंट. अब रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट ऐसा पर्सन जो कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर ही रह रहा है और अपनी जो एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग, सेविंग, अकोमोलेशन, वो सारी एक्टिविटीज़ वो विद इन द कंट्री ही कर रहा है. तो ऐसे पर्सन को हम रेजिडेंट की एग्जांपल में लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक तो वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा हो. सेकंड है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, लाइक अगर वो सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है. इन्वेस्ट वो कहीं भी कर सकता है, सेव कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो कुछ एक्सपेंडिचर कर रहा है, अकोमोलेशन ऑफ इनकम. तो ऐसा पर्सन जो अपनी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहीं पे लाई करता है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो वो रेजिडेंट की ही होगा. इसका ये ए पार्ट है. बी पार्ट की जो कंडीशन है वो ये है कि वो पर्सन कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा उस जगह पर रह रहा हो. 1 ईयर or more than 1 year. तो अगर कोई पर्सन ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उस कंट्री का क्या है? रेजिडेंट है. यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, आपकी बुक्स में भी मेंशन है रेजिडेंट और सिटीजन, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सिटीजन जो है वो हमारी एक लीगल टर्म आ जाती है जो कि आपके बर्थ ऑफ प्लेस के साथ रिलेटेड है. अब ये नहीं है कि एक पर्सन जो सिटीजन है वो रेजिडेंट नहीं हो सकता. हो सकता है कि एक पर्सन सिटीजन एक कंट्री का है बट वो रेजिडेंट किसी और कंट्री का है. फॉर एग्जाम्पल एनआरआई होते हैं जो, वो उनका बर्थ इंडिया में होता है बट वो अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो कहीं और किसी और फॉरेन कंट्री में उनका होता है. तो वो पर्सन सिटीजन भी हो सकता है और रेजिडेंट भी हो सकता है. सो इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है कि रेजिडेंट और सिटीजन ये दोनों जो हैं वो अलग अलग टर्म्स हैं. सिटीजन बेसिकली बर्थ के साथ रिलेटेड है प्लेस के, दिस इज अ लीगल टर्म. और रेजिडेंट जो है उसमें हम अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं. सो एक पर्सन सिटीजन भी हो सकता है एज वेल एज रेजिडेंट भी हो सकता है. नोट डाउन दिस पॉइंट्स. नाउ next concept is net factor income from abroad. Net factor income from abroad. वैसे मैंने आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कंसेप्ट जो है वो फैक्टर इनकम वाले पॉइंट में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, बट मैं यहाँ पर आपको एक और पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स की अलग अलग ऑथर्स की बुक में कहीं पर ये पॉइंट मेंशन है, कहीं पर नहीं है. बट मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको क्वालिटी नोट्स जो है प्रोवाइड कर सकूं ताकि आपको डिफरेंट बुक्स को अगर आप देखते हो तो आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न ना आए. नो डाउट कि हमने फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि फैक्टर इनकम हमारी क्या है? रेंट है, वेजेस है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है. और जब हम नेट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. तो हमारे पास क्या आ जाती है? नेट फैक्टर इनकम. बट हमारे पास एक और मेथड है जिससे हम अपनी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसका क्या फॉर्मूला है? उसके लिए हम लेते हैं नेट compensation of employees
अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में हमारी आती हैं वेजेस इन कैश एंड काइंड, अर्न्ड, पेंशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। तो ये हमारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के पार्ट्स हैं। अब अगर हमने नेट टर्म निकालनी है तो हमने क्या करना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू अब्रॉड, कि हमने कंपनसेशन फ्रॉम अब्रॉड माइनस कंपनसेशन टू अब्रॉड करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस हम इसमें करते हैं नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये इसमें क्या आ जाता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंटरप्रेन्योरशिप में रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इसमें भी हमने नेट निकालना है, तो कैसे करेंगे? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम अब्रॉड माइनस पेमेंट टू द रिलेटेड टर्म, कि जो आपने चीज पेमेंट जो इनकम जो है वो रिसीव किया है इसी फॉर्म में, माइनस जो हमने पे किया है इसी फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या आएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। थर्ड टर्म जो हमने इसमें ऐड करनी है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कैलकुलेट करने के लिए, वो है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब है कि कुछ प्रॉफिट जो हम अपने कंपनी में रिटेन्ड करके रख लेते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में यूज कर सकें, तो वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग है। तो सिमिलरली हम रिटेन्ड अर्निंग की भी जो है वो पॉइंट नेट निकालेंगे किस तरीके से, कि जो अर्निंग हमने रिसीव की है इसी फॉर्म में माइनस जो भी हमने पे की है इसी फॉर्म में रिटेन्ड अर्निंग के फॉर्म में, तो वो हमारे पास क्या निकलेगा? नेट। सो अगर हम ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को तीनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी? कि जब हमने रिसीव अमाउंट ज़्यादा करना है। नेगेटिव कब होगी? जब हमारी पेमेंट्स बढ़ जाएंगी। और ये जीरो कब होगा? जब हमारी रिसिप्ट और पेमेंट दोनों क्या हैं? बराबर है। सो नेट फैक्टर NFYA भी हम इसको बोलते हैं। ये NFYA जो है वो हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। सो प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स। यस, अब हमारा जो लास्ट बेसिक कंसेप्ट है डेट इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमारे पास जो एब्रिविएशन है, एक्सपोर्ट के लिए हम एक्स वर्ड यूज कर रहे हैं और इंपोर्ट के लिए हम एम वर्ड यूज कर रहे हैं। सो अगर आपने नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम करेंगे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब एक्सपोर्ट किन चीजों का लेना है और इंपोर्ट किन चीजों का लेना है? एक्सपोर्ट लेना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नॉन फैक्टर सर्विसेज का मतलब है बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन,
ये जो टर्म्स हैं ये हमारी नॉन फैक्टर सर्विसेज में आती हैं। और इंपोर्ट हमने कौन सा लेना है, सेम इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। इस तरीके से हमारे पास जो टर्म आएगी वो हमारी क्या आएगी, नेट एक्सपोर्ट, राइट। सो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है ये मैंने अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर किए हैं, आपको एक्सप्लेन किए हैं। बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमारे नेशनल इनकम के साथ ही रिलेटेड है, जो आपके सेकंड चैप्टर में आएंगे, सर्कुलर फ्लो, राइट, जीडीपी, एनडीपी, एग्रीगेट सारे आएंगे, राइट, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, डिफ्लेटर, ये सारी टर्म्स जो हैं वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, अगर आप में ये सारी जो चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं ग्रैस्प की हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक पॉइंट जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ कि डेली जो भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप जो भी नोट्स जो है साथ के साथ नोट डाउन कर रहे हो, प्लीज़ आप उसको डेली के डेली ही साथ के साथ लर्न करते जाओ, समझते जाओ। थैंक यू सो मच।